जय हिंद दोस्तों। मैं अभय राजपूत नेशन फर्स्ट सिविल सर्विस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमारा प्रीलिम्स 2020 के हिसाब से जो मैंने सीरीज चालू की हुई है उसमें 4-5 टॉपिक हमने देखे हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, एक्चुअली ये टॉपिक मैंने एनसीईआरटी की बुक से पिकअप किया हुआ है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ रहे तो मैंने जो एनसीईआरटी बुक्स मैंने पढ़ी थी तो उसका रिवीजन का टाइम चल रहा है अभी। तो मैंने सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या फिर जो कुछ पॉइंट्स है याद रखने जैसे, जो प्रीलिम्स में काम आया ना या लेकिन मेंस में आंसर राइटिंग लिखने के लिए हमको यूजफुल हो सके, उस पर्सपेक्टिव से मैंने इस बोर्ड पे लिख दिया है। और सोचा कि वैसे भी बोर्ड पे लिखा हुआ है तो क्यों ना बच्चों का एक्सप्लेन कर दे थोड़ा डायग्राम के हिसाब से। और जो ना स्पेशली मैंने जैसे कि बोला है कि जो प्रीलिम्स 2020 के हिसाब से जो मैं सीरीज बनाई हुई है ये नए बच्चों के लिए, जिनको मालूम नहीं कि यूपीएससी में पढ़ाई किस तरह की जाती है, या फिर जो फ्रेशर्स है जिनको पता ही नहीं है कि यूपीएससी है क्या और कैसे उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या उसमें टॉपिक्स होते हैं, कैसे उसको अप्रोच करना होता है, तो उनके लिए मैंने स्टार्ट किया है। और मेरा जो प्रायर इंटेंशन था चैनल का, जो मैंने गुजराती मीडियम के बंदों के लिए चालू किया हुआ है, लेकिन मैं अभी 1 महीना एग्ज़ाम नज़दीक है, बाकी सिर्फ 1 महीना एग्ज़ाम के लिए, तो इसलिए मैंने उस गुजराती मीडियम के जो लेक्चर उसको पोस्टपोन करके कुछ 10-15 वीडियोस बनाने का मैंने सोच के रखा है, जिससे कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो देना चाहते हैं आप भी जान सकते हो कि किस तरह क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है और फिर कैसे नोट्स बनाई जाती है, या फिर कैसे डायग्राम के हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटेजी को या फिर अपने स्टडी को बेटर बना सकते हैं। ओके, अलग अलग मेथोडोलॉजी से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मैंने बेसिकली 11th स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी है इकोनॉमिक्स की, उसी मैंने टॉपिक पिकअप किया हुआ है। देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा उसमें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। और जो बच्चे फर्स्ट ये वीडियो मेरा देख रहे हैं उनको बता दो कि मैंने अपना ग्रेजुएशन 2018 में कंप्लीट किया हुआ है सूरत के सर केपी कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। और आफ्टर दैट आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी। और 2 साल के मेरे अनुभव से मुझे बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिला है। और जो कोई गलतियाँ हुई है मुझसे या फिर जो भी नई चीज़ मुझे सीखने को जानने को मिली है वो मैं आपके साथ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं शेयर करूँगा। और आई होप कि आप लोग मेरे सीरीज को कंटिन्यूस देखते हो और जो आप सपोर्ट कर रहे हो मुझे जिस तरह, और मैं चाहता हूँ कि और आप मैक्सिमम बच्चों तक ये मेरा जो वीडियो है उन तक पहुँचाओ, जिससे कि जो लोग कोचिंग ऑफर्ड नहीं कर पाते हैं वो लोग कम से कम देख पाए और समझ पाए। ऐसे तो बहुत सारे चैनल्स हैं, बेस्ट से बेस्ट चैनल है, क्योंकि मैं खुद उन चैनल को अप्रोच करके अपनी स्टडी कर रहा हूँ, अभी फिलहाल तो सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ लॉकडाउन में तब से। तो और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो इंटेंशन था वो मैंने गुजराती मीडियम वालों के लिए चालू किया था। तो बहुत सारे चैनल है, आप उनको गो थ्रू कर सकते हो, लेकिन एक टेम्पररी बेसिस पे मैंने चालू किया है, जिससे कि मेरा चैनल स्टॉप ना हो, या फिर आपको भी इस माध्यम से, या फिर जो गुजराती मीडियम के बच्चे हैं, क्योंकि उनको गुजराती आपको गुजराती मीडियम के जो बच्चे हैं, क्योंकि मैंने चैनल उनके लिए स्टार्ट किया है बेसिकली, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यूपीएससी का पेपर हिंदी और इंग्लिश 2 ही लैंग्वेज में आता है। तो या तो आप हिंदी में पेपर को अटेम्प्ट करोगे प्री का, या फिर इंग्लिश में करोगे। तो मैंने इंग्लिश में किया हुआ है, क्योंकि मैं खुद इंग्लिश मटेरियल से रीडिंग अपनी कर दो या फिर स्टडी कर दो, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन सा मटेरियल आपको शूट करता है। तो चलो हमारा जो टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसका डायग्राम्स वगैरह है, लेकिन मैंने शॉर्ट में प्री के हिसाब से कुछ टॉपिक्स है वो मैंने डिस्कस किया, तो वो पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। तो देखो, इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया दादा भाई नौरोजी फर्स्ट टू डिस्कस द पॉवर्टी लाइन। देखो यूपीएससी में यदि आपको प्री में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में हु वाज द फर्स्ट पर्सन डिस्कस अबाउट द पॉवर्टी लाइन, कि ऐसे कौन से इंसान थे कि जिन्होंने पॉवर्टी लाइन के बारे में डिस्कस किया था या फिर उसकी बात आपके सामने प्रस्तुत की थी, ओके, प्रपोजल रखा था, तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। बेसिकली वो पारसी समुदाय से, पर्शियन कम्युनिटी से, ओके। और उनका बहुत बड़ा अहम योगदान रहा है। हालांकि ये लेक्चर मेरा मैं प्री के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ये मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर है, उनके ऊपर पर्टिकुलरली आप पढ़ोगे मेंस में उसके उनके ऊपर क्वेश्चन के आंसर राइटिंग आने की पॉसिबिलिटीज भी ज़्यादा होती है ऐसे पर्सनलिटीज के ऊपर, कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा था, या फिर उनकी लाइफ के ऊपर, या फिर उनके, या फिर दूसरे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, या फिर दूसरे जो लॉयर्स थे उनके जो आइडियोलॉजी उनके बीच कंपेरिजन करके क्रिटिकली एनालिसिस करो, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है मेंस के हिसाब से, ओके। तो हम सब बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको प्री के हिसाब से ध्यान में रखना है कि प्री इंडिपेंडेंस, प्री यानी कि पहले, तो आजादी के पहले पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट देने वाले इंसान कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ओके, याद रखना।
ही यूज्ड, अब उन्होंने पॉवर्टी लाइन डिसाइड तो की, लेकिन किस बेसिस पे, ऐसे कौन से पैरामीटर्स थे, ऐसी कौन सी चीज थी या फिर ऐसी कौन सी बातें थी जिसके बेसिस पे उन्होंने पॉवर्टी लाइन डिसाइड की थी। तो देखो उस टाइम पे क्या हुआ करता था, इंडिया कॉलोनी था एक ब्रिटिश का, ठीक है, एक संस्थान था, उपनिवेश था, ओके, हिंदी में उसको उपनिवेश बोलते हैं, गुजराती में उसको संस्थान बोलते हैं, वसाहत बोलते हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को या फिर भारतीय लोगों को क्या करते थे, अंग्रेज लोग अलग अलग लॉ या फिर एक्ट, कायदे कानून पास करके उनको जेल में डाल दिया करते थे। तो उन कैदियों के लिए जो कोई मेन्यू था, मेन्यू यानी कि जो खाने पीने की चीज की जो लिस्ट थी, मेन्यू थी फॉर प्रिजनर्स, प्रिजनर के लिए जो मेन्यू बनाया गया था उसके बेसिस पे, एंड प्रिवेलिंग प्राइस, प्रिवेलिंग यानी कि उस समय दरमियान या फिर उस समय के काल में जो भी प्राइजेस थी, जो चीज उस की जो कीमतें थी, उसको बेस मान के उन्होंने क्या किया था, नॉन एज, जिसको क्या कहा जाता है, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, और उस पोवर्टी लाइन को डिसाइड करने के लिए उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था, उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या था, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो जैसे कि वैसा नॉर्मली बोला जाता है कि एनसीईआरटी इज द बेसिक एंड द फंडामेंटल टू क्रैक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो वो लोग कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हो, यदि आपको ऐसा पूछ लिया यूपीएससी में कि जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, तो आपको याद होना चाहिए किन्ने किन्होंने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने, ओके। तो जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का कॉन्सेप्ट के बेसिस पे उन्होंने पोर्टलैंड डिसाइड की, देखो आगे लिखा हुआ है विच, अब ये जो कॉन्सेप्ट था जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का, विच वॉज एडजस्टेड, यानी कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए, कुछ अपने विचार के आधार पर, अपनी जो स्टडी थी, क्योंकि वो अच्छे खासे स्कॉलर थे, लंदन में जाके उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी, ओके, फॉरेन कंट्री में जाके, एडजस्टेड टू डिसाइड पोर्टलैंड, और फिर बाद में कुछ मॉडिफिकेशंस करके उन्होंने क्या किया था, पोर्टलैंड को डिसाइड किया था। तो ये आप याद रखना, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्री इंडिपेंडेंस के पहले दादा भाई नौरोजी फर्स्ट ऐसे पर्सन थे कि जिन्होंने पोर्टलैंड की बारे में बात किया थी या फिर प्रपोजल किया था, ओके। नेक्स्ट, अब देखो उसके बेसिस पे हम, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कैटेगराइजिंग पॉवर्टी। अब गरीबी अलग अलग तरीके की होती है, ठीक है, तो किस तरह से कैटेगराइज किया गया, उसको किस तरह वर्गीकृत किया गया है, विभाजित किया गया है, ओके। तो देख लो यहाँ पे, तो क्रोनिक पुअर पहला कौन सा है, क्रोनिक पुअर, दूसरा है तुम्हारा ट्रांजिएंट पुअर, और थर्ड है नॉन पुअर। नॉन पुअर यानी कि जो पुअर की कैटेगरी में नहीं है, लेकिन सिर्फ उन्होंने लिखने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए उन्होंने दे दिया हुआ, ओके, नॉन पुअर। दैट इज नेवर पुअर, कि जो लोग कभी भी गरीब नहीं होते, या फिर गरीब में, अब मान लो कि कोई इंसान है जो गरीबी रेखा के ऊपर है, या फिर मान लो कि किसी की इंडियन कंटेक्स्ट में यदि मैं बात करूं, भारत देश के संदर्भ में, यदि वो महीने के 15-20 हजार रुपये कमा रहा है और रेंट पे रहता है किसी भाड़े के मकान पे, तो फिर भी वो अपना गुजारा कर सकता है, मतलब कि वो गरीब नहीं है। गरीब के देखो, गरीब किसको बोला जाता है, वो एक वास्ट कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर इकोनॉमिक्स में आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट और बहुत सारी थ्योरीज पढ़नी पड़ेगी, और उसके लिए अलग से लेक्चर मुझे लेना पड़ेगा। गरीब मतलब आप सिंपल ऐसा समझ लो कि जिसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं होती है, रहने के लिए मकान नहीं होता है, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, तो ये जो बेसिक नेसेसिटीज होती है वो जो अवेलेबल नहीं होती जिन लोगों को, उनको बेसिकली हम क्या मानते हैं, गरीब मानते हैं। लेकिन नॉन पुअर यानी कि जो कभी भी पुअर नहीं होते, देखो ऑलवेज अबव बीपीएल, यहाँ पे बीपीएल मतलब कि बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जो लोग कभी भी नहीं आते वो लोग कैसे थे, नॉन पुअर। बाकी के 2 कैटेगरी में देखो कौन कौन से। अब क्रोनिक, क्रोनिक का मतलब ही है तीव्र, अतिशय गरीबी बोलते हैं ना जिसको, अत्यंत गरीब है वो, कि जिसके पास 2 वक्त का खाने का भी पैसा नहीं मिल पाता है, वो उसको रोजगारी नहीं मिल पाती, ओके। तो देखो क्रोनिक पुअर में भी 2 कैटेगरीज है, ऑलवेज पुअर, यूजुअली पुअर। अब नाम से ही पता चल रहा है, ऑलवेज यानी क्या, हमेशा से गरीब हो, मतलब कि अंडर बीपीएल, जो हमेशा गरीबी रेखा के नीचे रहता हो। अब जैसे कि वो हम बेगर्स होते हैं, हमारे गली में आते जाते भीख मांगने वाले लोग होते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिसमें जिनको सही मायनों में 2 वक्त का खाने को नहीं मिलता, जो फुटपाथ पे सोते हैं, तो हमेशा कैसे लोग रहते हैं, अंडर बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, हमेशा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले। सेकंड कैटेगरी है यूजुअली पुअर, सामान्य तौर पे वो गरीब होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिया है, उन लोगों ने क्या दिया हुआ है, कैजुअल वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स यानी कि जो कभी कभार उनको काम मिल जाता है तो वो गरीबी रेखा के ऊपर आ जाते हैं, यानी कि मतलब गरीबी की कैटेगरी से ऊपर आ जाते हैं, और जैसे ही उनको काम नहीं मिलता है तो गरीबी जो रेखा है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसके वो नीचे आ जाती है। जैसे को देखो, मोस्टली अंडर बीपीएल, ज्यादातर ए वाले जो लोग होते हैं वो भी क्या होते हैं, बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा के नीचे ही रहते हैं। कभी कभार उनको काम मिल गया तो ठीक,
दिहाड़ी मजदूर की तरह आप बोल सकते हो। जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, वो कोई परमानेंट एम्प्लॉय तो है नहीं किसी इंस्टीट्यूशन के या फिर कोई कंपनी के, तो ऐसे कैजुअल वर्कर्स तो वो कहाँ पे आते हैं, यूजुअली पुअर में, कभी कभार उनको काम मिल जाता है। ओके, ट्रांजिएंट पुअर में भी दो कैटेगरी है, एक होता है आपका चर्निंग और एक होता है आपका ओकेजनली। अब देखो, गुजराती और हिंदी मीडियम वाले बंदे आप अपनी थोड़ी बहुत मेहनत कर सकते हो इस वर्ड्स का मीनिंग ढूंढने के लिए। सभी चीज में बता दूंगा तो फिर आप आलसी बना करोगे और आप रिसर्च या फिर डेवलप रिसर्च नहीं कर पाओगे। आप लोग अपनी स्टडी को बेटर करने के लिए आपको खुद का भी इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, इसलिए मैं सब चीज जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। गुजराती मीडियम के बच्चों को खास, क्योंकि मैंने पिछले जो वीडियोस लेक्चर्स लिए जो बनाए मैंने, उसमें मैं बता देता था आपको कि इसका मतलब क्या है, लेकिन आप भी थोड़ी बहुत मेहनत कीजिए, ठीक है। तो देखो, ट्रांजिएंट पुअर में दो कैटेगरी है, चर्निंग और ओकेजनली। आपको सिर्फ उसका मीनिंग जानना है, लिखा हुआ तो सेम है। ओके, देखो, रेगुलरली मूव इन एंड मूव आउट ऑफ पॉवर्टी। रेगुलरली वो क्या करते हैं, कभी कभार गरीबी रेखा के नीचे आ जाते, कभी कभार गरीबी रेखा के ऊपर आ जाते। देखो एग्जाम्पल दिया आपको, स्मॉल फार्मर्स, जैसे कि किसान हो गए। अब आप जानते हो कि भारत में कैसा है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। ओके, मौसमी वर्षा होती है, बारिश पे डिपेंडेंट है हमारा एग्रीकल्चर मोस्ट ऑफ। तो जिस समय बारिश होती है, जितने समय तक बारिश हो पाती है, तो उतने महीनों के लिए वो लोगों को काम मिल जाता है, तो वो लोग क्या होते हैं, उनकी आमदनी बढ़ जाती है, कुछ उनका जो प्रोडक्शन होता है, उनकी इनकम बढ़ती है, तो क्या होता है, वो गरीबी रेखा के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही मान लो कि खेत में बाढ़ आ गई या फिर बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई या फिर इरिगेशन की कोई फैसिलिटीज नहीं है उनके फार्म में लाने तक के लिए, और मान लो कि कोई अकाल पड़ गया, ठीक है, तो ऐसे सारे फेमाइन्स हो गए, तो इन सारे कारणों की वजह से मान लो कि उनकी फसल बर्बाद हो गई, उनको दाम नहीं मिल पाए, तो वो लोग कभी कभार गरीब बिलो पॉवर्टी लाइन में आ जाते हैं। तो देखो, जैसे कि सीजनल वर्कर्स मैंने आपको बताया, जैसे कि वो उत्तरायण होता है ना, उत्तरायण का फेस्टिवल होता है, वो मांझा बनाते हैं, पतंग बनाने वाले लोग होते हैं, तो ऐसे सीजनल वर्कर्स वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, चर्निंग कैटेगरी में। ओके, ओकेजनली में नाम से पता है, ओकेजनली, ओके, प्रसंग के अनुसार, घटना के अनुसार। देखो, रिच मोस्ट ऑफ टाइम, वो लोग क्या होते हैं, ज्यादातर टाइम उनके पास पैसा होता है, गरीबी रेखा के मोस्टली वो ऊपर होते हैं, बट मे यानी कि पॉसिबिलिटी है, समटाइम्स हैव अ बैड लक। बैड लक, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि भाई वो लोग की सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उनको भी दो टाइम का खाना मिल सके, उतने पैसे उनके पास बचते नहीं। ओके, तो ऐसे जो गरीब लोग होते हैं, पुअर कैटेगरी क्या बोलते हैं, ओकेजनली पुअर। ओके, एग्जाम्पल दिया है देखो, लेकिन इनका मेन क्या है पॉइंट, मोस्टली अबव द बीपीएल, ज्यादातर ये लोग क्या होते हैं, गरीबी रेखा के ऊपर होते हैं, ठीक है। और ये लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये लोग कभी गरीब होते हैं नहीं, जैसे कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल, अपर मिडिल क्लास, रिच, अपर रिच और बिलियनर मिलियनर। ओके, तो ये हो गया आपका टॉपिक। और देखो, मैंने यहाँ पे दो टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको ये दोनों टॉपिक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों इंडेक्स है। अब कौन सी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन या फिर कौन सी इंस्टीट्यूशन ग्लोबल लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे कौन सी रिपोर्ट या फिर इंडेक्स पब्लिश करती है, एनुअली पब्लिश करती है या फिर बाई एनुअली पब्लिश करती है, ओके, तो उनके बारे में पूरा डिटेल में बोर्ड पे आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। दो है, आप अपने सेल्फ स्टडी करने के लिए कर सकते हो, क्योंकि न्यूज में था। कौन सा है, पॉवर्टी गैप इंडेक्स और स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स। तो इंडेक्स कौन रिलीज करता है, कब रिलीज करता है, किन के द्वारा रिलीज किया जाता है, इंडिया कौन सी बॉडी का मेंबर है कि नहीं, ओके, तो उसकी सारी डिटेल चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और एज यूजुअल, जैसा कि हर कोई चैनल वाला चाहता है, तो आई विश कि आपको यदि किसी भी तरह का डाउट आता हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज मेंशन कीजिए, और आपके व्यूज प्लीज जरूर शेयर कीजिए। आपको किसी भी तरह के डाउट आता हो तो बिंदास शेयर करो। ऐसा जरूरी नहीं कि जो मैंने कुछ पढ़ाया है कि वो हमेशा राइट ही होगा, हो सकता है कि मेरे एक्सप्लेनेशन में कोई भूल रही गई हो, ठीक है, कोई मिस्टेक भी हो सकती है, तो आप उसको करेक्ट करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करो, मेरे चैनल को लाइक करो और अपने स्टडी को बेटर बनाओ। अभी भी हमारे पास एक महीने का टाइम बचा हुआ है, ठीक है, 15 दिन या फिर एक महीने का टाइम है, तो जिन्होंने 1 1.5 2 साल से प्रिपरेशन की है तो उतना रिवीजन आप कर लो, जिससे कि आप कम से कम पेपर अटेंड तो करके आप सेटिस्फेक्शन रहे, नेक्स्ट ईयर के लिए आप अच्छे से अपेयर हो सकते हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, ओके, गुड लक, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।